और मैं सामने देख रहा हूँ, सामने विद्यार्थी बैठे हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं और अलग अलग विधाओं से जुड़े हैं। मैं उन्हीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि मेडिकल का विद्यार्थी जब प्रवेश लेता है तो उसके मन में एक ही बात रहती है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूं तो मेरा काम केवल रोगी की चिकित्सा करना है। अर्थात अपने को वो ट्रीटमेंट ओरिएंटेड बनाता है, हर चीज में वो देखता है। मैं किसी भी पैथी में होऊंगा, वो सोचता है मेरा काम केवल रोगी की चिकित्सा करना है। उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी हैं, तो जितना मैंने पढ़े उतना तो मैं बताता ही हूँ। आयुर्वेद वाले स्वस्थ वृत्त पढ़ते हैं, होम्योपैथी वाले पढ़ते हैं, अन्य भी पढ़ते हैं, सब नहीं पढ़ते, लेकिन जितना मालूम है उतना बताते हैं। वहीं दूसरी ओर सामान्य समाज के सामान्य व्यक्ति की स्थिति कैसी है? वो सोचता है कि मेरा काम परिश्रम करना है, धनोपार्जन करना है, बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टर से दवा ले लूंगा मैं। वो ये नहीं सोचता कि मुझे स्वस्थ रहने के लिए स्वयं भी कुछ करना चाहिए। हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, आज से 5-6 वर्ष पहले पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई। उसमें कुछ चीज़ों को बहुत स्पष्ट कर दिया, सामान्य व्यक्ति के लिए भी, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, कि इट इज नॉट नेसेसरी टू बी ए पिल फॉर एवरी इल। यह आवश्यक नहीं है कि हर रोग की दवाई होगी। कोरोना की आज तक भी कोई दवाई नहीं है। दूसरी ओर अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हर एक के ध्यान में आया। और तीसरी चीज भी ध्यान में आई, ठीक है एक पद्धति में दवा नहीं होगी, लेकिन दूसरे ऐसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हैं कि उनका हमने नियमित रूप से पालन किया तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। हम ध्यान करें, जब स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी तो छोटी छोटी चीजें ही बताई थी। हाथ धोना, मास्क लगाना, नाक में 2 बूंद अणु तेल डालना, गुनगुने पानी का सेवन करना, घर का बना ताज़ा भोजन करना, घर में उपलब्ध वस्तुओं से काढ़ा बनाना। 4 ही चीज़ें थी, तुलसी, अदरक, दालचीनी, अदरक और काली मिर्च। और आवश्यकता लगे तो भाप लेना, योगासन करना, यह भी एक सुझाव दिया था। अर्थात इनमें से कोई भी सटीक दवा नहीं है, लेकिन ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए छोटे छोटे उपक्रम कितने प्रभावी हैं कि दवा न होते हुए भी संपूर्ण समाज के हर व्यक्ति को, देश के अंदर देश के बाहर, सबको स्वस्थ रखने का काम किया। आयुष काढ़ा हम जो प्रयोग कर रहे थे, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो एलोपैथिक सिस्टम से जुड़ा है, जो आयुष सिस्टम को महत्व नहीं देता है, कोरोना ने बता दिया कि नहीं, दूसरी पद्धति में भी ऐसे उपक्रम हैं जिनका महत्व है, उन्होंने स्वीकार किया, समाज ने भी स्वीकार किया। इतना ही नहीं, हम विद्यार्थी बैठे, उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि उन दिनों में बहुत सारी वेबिनार होती थी, मैं भी कुछ वेबिनार में जुड़ता था, तो ध्यान में आया अमेरिका में भी उस समय 65% पॉपुलेशन आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही थी। फर्स्ट वेव की जब अनलॉक हो रही थी उस समय पढ़ा, एशिया और यूरोप के देश 80% पॉपुलेशन आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही थी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने संजीवनी ऐप के माध्यम से कैलकुलेट कराया कि 89% पॉपुलेशन आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही थी। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, आज भी अनुभव करता हूँ, पूछता रहता हूँ, तो अभी ध्यान में आता है 50% पॉपुलेशन अभी भी आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही है। 60% पॉपुलेशन घर का बना ताज़ा भोजन करती है। 70% पॉपुलेशन गुनगुने पानी का सेवन करती है और 70 to 80% पॉपुलेशन यह अपने को स्वस्थ रखने के लिए कुछ न कुछ शारीरिक व्यायाम करती है।
और इसका ही प्रभाव है कि आज संपूर्ण देश के अंदर और देश के बाहर इस दिशा में विचार भी हो रहा है, प्रयोग भी हो रहा है और लोग कोलैबोरेटिव करके इसको देख भी रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हमको थोड़ा और एक चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में हमारे देश में इतना विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज लगभग हर जिले में हो गए हैं, हर पंचायत में पीएचसी है, हर प्रखंड में सीएचसी है, हर जिले में एक सिविल हॉस्पिटल है, धीमे धीमे एक एक जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। एम्स पहले 6-7 थे, अभी 23 हो गए हैं, और एम्स जैसे टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट्स लगभग इतने ही और हैं। जैसे एलोपैथी में है वैसे आयुष सिस्टम में भी हैं। इतना ही नहीं तो ये सरकारी तंत्र है, प्राइवेट तंत्र में और इससे भी ज़्यादा है। लेकिन मजे की बात, जैसे जैसे हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। और इसलिए जो नीति नियंता है उनके सामने प्रश्न खड़ा होता है कि हम रोगी की चिकित्सा की व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन ये रोगी न बने इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। आज वास्तव में आवश्यकता है इसी दिशा में विचार करने की। और इसलिए आगे बढ़ने के पहले और एक पहलू को जानते हैं कि इतनी सब व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी अभी हमारे स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। आज भी रिमोट एरियाज में क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज नहीं है। शहरों में तो बहुत भीड़ है, मंडी जैसी लगी है, लेकिन रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में आज भी नहीं है। सरकार की पीएचसी है, जगह जगह पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुले हैं, लेकिन वहां दिखाई पड़ता है क्या। दूसरा, आज सभी विद्यार्थियों के, मेडिकल के विद्यार्थी हैं, मेडिकल में प्रवेश नीट के थ्रू होता है। सामान्य रूप से जिनको हायर मार्क्स मिलते हैं वे एमबीबीएस में प्रवेश लेते हैं, जिनके थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं वे आयुर्वेद, होम्योपैथी में जाते हैं। कोरोना के बाद इस ट्रेंड में थोड़ा परिवर्तन आया है। एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी वो सोचता है कि मैंने अधिक मार्क्स लिए हैं इसलिए मुझे एमबीबीएस में प्रवेश मिला। उसका अपना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, और वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको जीवन भर रहता है। वो सोचता है जितना मैं जानता हूँ भगवान भी नहीं जानता। वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद, होम्योपैथी, अदर स्ट्रीम्स में प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी वो सोचता है मेरे मार्क्स कम रह गए इसलिए मुझे मजबूरी में आयुर्वेद, होम्योपैथी में आना पड़ा। उसके साथ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है और वो उसके साथ जीवन भर रहता है। जैसा मैंने कहा, कोरोना में इस स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आया। आज बहुत सारे अच्छे मार्क्स वाले विद्यार्थी प्रायोरिटी पर आयुर्वेद में प्रवेश ले रहे हैं। मैं पूरे देश में घूमता हूं तो मेरे ध्यान में आता है। और इसलिए यह जो दूरी है यह भी आज की एक वस्तु स्थिति है। तीसरी, मेडिकल कॉस्ट आज बहुत अधिक है। किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर रोगी हो जाए तो ठीक होने के बाद वो परिवार 40%, 45% परिवार ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में चले जाते हैं। तो यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। तीसरा, सामान्य व्यक्ति अपने बारे में सोचता नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो ये बहुत कम है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिस तरह से विकास हुआ है, थोड़ा कॉमर्शियलाइजेशन, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है, उसके कारण से डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप यह भी कम हो गया है। और जिसके कारण आज आए दिन अलग अलग राज्यों में डॉक्टर्स और पेशेंट के अटेंडेंस में विवाद, झगड़ा सुनाई देता रहता है, मारपीट सुनाई देती रहती है। पूरे देश में कहीं ना कहीं रोजाना कुछ ना कुछ होता रहता है। इसका केवल एक कारण है, डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप ये कम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर यहां पर मेडिकल के विद्यार्थी, उनकी जानकारी के लिए और बताता हूं मैं, हम अलग अलग स्ट्रीम्स में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। जरा ध्यान करिए, सभी स्ट्रीम्स की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जहां विशेषताएं हैं वहीं उनकी सीमाएं भी हैं। लेकिन मजे की बात है कि सभी चिकित्सा पद्धतियां
एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, परस्पर पूरक है। इस पहलू को भी ध्यान में लेना चाहिए। दूसरा पहलू ध्यान में लेने के लिए है कि हम किसी भी स्ट्रीम में पढ़ें, 4 विषय ऐसे हैं जो हर मेडिकल का विद्यार्थी, वो किसी भी स्ट्रीम में हो, एलोपैथी में हो, आयुर्वेद में हो, होम्योपैथी में हो, यूनानी में हो, सिद्धा में हो, सोवा रिंगपा में हो, नेचुरोपैथी में हो, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ये 4 विषय ऐसे हैं जो सभी पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी किसी एक पद्धति के लिए नहीं होती, टेक्नोलॉजी सभी के लिए समान होती है। एथिकल वैल्यूज, ये एथिकल वैल्यूज हर एक के लिए चाहिए। बस एक ही चीज है कि अगर सभी विद्यार्थियों को सभी पद्धतियों की फंडामेंटल नॉलेज हो जाए, हर पद्धति की अच्छाइयाँ ध्यान में आ जाएं और सीमाएं ध्यान में आ जाएं, सब एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे। हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में 35 सेंट्रिक मेडिकल एजुकेशन होने के कारण अपनी पद्धति में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी या बनने वाला डॉक्टर, वो अपने क्षेत्र के बारे में तो सब कुछ जानता है, बात सही भी है, लेकिन 35 सेंट्रिक सिस्टम होने से दूसरी पद्धति में होने वाला कोई भी अच्छाई उसको मालूम नहीं होती। और इसीलिए जब सभी पद्धतियों की फंडामेंटल नॉलेज एक दूसरे को होगी तो अवश्य ही सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अपनी पद्धति की लिमिटेशंस ध्यान में लेकर दूसरी पद्धति के अच्छाइयों को ध्यान में रखकर वे कोशिश करेंगे कि वहाँ जहाँ पर इलाज मिले, अच्छा मिले, वहाँ करना चाहिए। सौभाग्य से जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वे इस दिशा में प्रयत्न करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। बेंगलुरु में एक साइकेट्री का नेशनल इंस्टीट्यूट है, निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल साइंसेज एंड हेल्थ सिस्टम। निम्हांस साइकेट्री का है, मनोरोग से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ के एक डायरेक्टर थे डॉक्टर BN गंगाधर। उन्होंने एक प्रयोग किया कि अपने इंस्टीट्यूट में एक योगासन का सेंटर खोला, योग मेडिटेशन। बाद में उसमें आयुर्वेद आहार विहार जोड़ा। चूंकि वे डायरेक्टर थे, रिसर्चर थे, तो उन्होंने डाटा भी निकाला कि ऐसे पेशेंट जिनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ योग प्राणायाम में भेजते हैं तो उनके रिकवरी में कुछ अंतर आता है क्या? तो उन्होंने पाया हाँ, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। बाद में आयुर्वेद आहार विहार जोड़ा तो और फास्ट हो गई। इतना ही नहीं, तो वो चूंकि सेक्शन छोटा है, वहाँ पर एक बार में कम ही व्यक्ति जा सकते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर है। तो बहुत सारे रोगी उनको कहते थे कि हमको भी उस सेंटर में भेज दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं आप 1 सप्ताह रुको, 1 सप्ताह के बाद आपको उसमें भेज देंगे। ये जो वेट लिस्टेड पेशेंट रहते थे, ये भी बड़े पॉजिटिव मोड में रहते थे, 1 सप्ताह के बाद हमारा नंबर आ जाएगा। उन्होंने उनका भी डाटा निकाल लिया और उसमें भी ध्यान में आया कि जैसे ही इनकी पॉजिटिविटी बढ़ी, रिकवरी फास्ट हो गई। है वो इंस्टीट्यूट साइकेट्री का, लेकिन योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद, आहार विहार, काउंसलिंग ये जोड़ने के कारण रिकवरी फास्ट हो गई। ऐसे ही देखा होगा, जब कभी किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है, वो एक अननोन फियर में चला जाता है, पता नहीं क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या बाद में स्थिति होगी, वो डरता है, स्ट्रेस हो जाता है। और इसीलिए किसी भी सर्जन को देखा होगा कि ऑपरेशन करने के जस्ट पहले वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी लेगा, ब्लड शुगर भी लेगा, और जो प्राइमरी पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स है वो सब कुछ चेक करेगा। वो स्ट्रेस के कारण से कई बार बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर उनको, नर्स को कहता है इनकी काउंसलिंग करो, और पेशेंट के अटेंडेंट को कहता है कि 1 सप्ताह के बाद देखेंगे, अभी इस लायक नहीं है ये। अटेंडेंट सोचता है कि हम सब तैयारी करके आए और डॉक्टर साहब ने टाल दिया इसको। वो ये नहीं सोचता कि सर्जरी के कारण से वो पेशेंट स्ट्रेस में आ गया था, कि जिसके कारण उसको 1 सप्ताह तक स्टेबल करना जरूरी है। कुछ लोगों ने एक
बहुत अच्छा काम किया, उनको मेडिटेशन शुरू करा दिया, योग शुरू करा दिया, प्राणायाम शुरू किया, काउंसलिंग शुरू कर दी। तो उसका परिणाम निकला कि प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन सिस्टम में जल्दी ऑपरेशन होने लगे, रिकवरी भी बहुत फास्ट हो गई। आज से 3-4 वर्ष पहले की बात होगी, पुणे में हमारी भारतीय स्वास्थ्य चिंतन की एक बैठक चल रही थी। बैठक खत्म होने के बाद हमारे वहाँ के अभी के जो कार्याध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेश पाटनकर जी, उनका एक होलिस्टिक हॉस्पिटल चलता है एस हॉस्पिटल के नाम से। उन्होंने पूरे शहर के एक लगभग 60 सर्जन्स और एनेस्थेटिक्स को बुलाया, इसी विषय को रखा कि हम सर्जरी के आगे पीछे ये मेडिटेशन काउंसलिंग जोड़ सकते हैं क्या। सबको ध्यान में आया। ठीक उसी समय और एक प्रश्न खड़ा हो गया कि जब हम सर्जरी करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो पेशेंट के इंटेस्टाइन का जो फौना एंड फ्लोरा है, या सामान्य भाषा में समझना हो तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन में जल्दी कोई दवा नहीं है। सौभाग्य से मैं भी वहीं था और मेरे साथ 2 बड़े सीनियर आयुर्वेद आचार्य भी थे, दोनों प्रोफेसर। तो तुरंत मैंने ध्यान में आया, मैंने कहा हाँ है ना, आयुर्वेद में बस्ती क्रिया है। तुरंत एक प्रोफेसर खड़े हुए, उन्होंने सब सर्जन्स और एनेस्थेटिक्स को समझाया बस्ती क्रिया क्या होती है, कब देनी चाहिए, क्या क्या परिणाम होते हैं, कैसे कैसे स्थिति में दे सकते हैं, सब पूरा डिटेल बताया। सौभाग्य से जो उसके संयोजन कर रहे थे हमारे कार्याध्यक्ष डॉक्टर सुरेश पाटनकर जी, वो प्लूरोपैथ है। प्लूरोपैथ मीन्स जिन्होंने 1 से अधिक चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन किया है। वे एलोपैथिक सिस्टम से भी MBBS भी हैं, MS भी हैं, DM भी हैं, और आयुर्वेदिक सिस्टम से भी BAMS भी हैं, MD भी हैं, PhD भी किया है उन्होंने, और इसलिए दोनों पद्धतियों की जानकारी है। बाद में उन्होंने इसके आधार पर पोस्ट ऑपरेटिव सेशन में रोगी को बस्ती देना शुरू किया, और उन्होंने देखा कि रिकवरी बहुत फास्ट हो गई, और उन्होंने उसके ऊपर डाटा निकाल के एक इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश किया, ये शो करने के लिए कि पोस्ट ऑपरेटिव सिस्टम में भी अगर बस्ती का प्रयोग किया तो रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, पूरे देश में चलते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली में जाइए, वहाँ पर, और भी सर गंगाराम में भी है, कार्डियोलॉजी वाले योग मेडिटेशन का अभ्यास कराते, ट्रेनिंग देते, डॉक्टर्स देते, अपने कार्यकर्ता देते वहाँ पर। एम्स दिल्ली में ये हर्बल गार्डन बना है बहुत अच्छा, अभी इन द मेकिंग है वो। पिछले 21 अगस्त को ही उसका MOU हुआ NMPB और आइया के साथ में। कहने का तात्पर्य आज पूरे देश में कहीं भी जाइए, लोग इस तलाश में हैं कि कैसे पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो। इससे एक चीज निर्धारित होती है कि अगर कोई भी सिस्टम बनेगा तो कैसा बनेगा, पेशेंट सेंट्रिक। रोगी को क्या चाहिए, और इसलिए इस रोगी को क्या चाहिए, इसको अगर केंद्र में रखा तो हमको ध्यान में आएगा कि वहाँ पर एक साथ कई पहलुओं की आवश्यकता होगी, कि कब मॉडर्न मेडिसिन की आवश्यकता है, एलोपैथिक सिस्टम की, कहाँ पर आयुर्वेदिक सिस्टम हम ऐड कर सकते हैं, कहाँ पर होम्योपैथी ऐड कर सकते हैं, कहाँ पर आहार विहार ऐड करेंगे, कहाँ पर काउंसलिंग करेंगे। केंद्र में कौन है, पेशेंट, और यह पेशेंट अगर केंद्र में रहा तो यह जल्दी से और रिकवर कर जाएगा वो। इसलिए आवश्यकता है एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की कि जो पेशेंट सेंट्रिक हो। सौभाग्य से कुछ आरोग्य भारती के प्रयत्न से 2014 में जब भारत सरकार के जो नीति नियंता हैं, सेक्रेटरी, डायरेक्टरेट, मंत्री, उनको नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में आरोग्य भारती के कार्यकर्ताओं ने बताया, 12 घंटे तक बताया बराबर। 2017 में जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रकाशित हुई तो हमने देखा उसमें हमारी 80% रिकमेंडेशंस आ गई थी। उसी में से एक विषय था कि देयर शुड बी ए इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम। कोरोना में जब मालूम पड़ा कि उसकी कोई दवाई नहीं है, PMO ने विचार किया कि हम क्या कर सकते हैं, तो नीति आयोग को इसको इस विषय में काम करने के लिए दिया। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई। उस टास्क फोर्स में पूरे देश भर से छांटकर 80 प्लूरोपैथ्स को सूची बनाई।
उनको 4 भागों में डिवाइड किया कि अगर हम इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएंगे तो मेडिकल एजुकेशन कैसी होगी, क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसी चलेगी, रिसर्च वर्क कैसे होगा, पब्लिक हेल्थ में कैसे जाएंगे। और ऑफिशियली आरोग्य भारती के 2 कार्यकर्ता उसमें हैं, पहले से हैं 2 कार्यकर्ता। अनऑफिशियली जो 80 प्लूरोपैथ्स हैं उनमें से 23-24 ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर आरोग्य भारती से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। चूंकि कोरोना का पहला कालखंड था, ये मई 2020 से काम शुरू हुआ था, ऑनलाइन सारे बातचीत होती थी। उस समय हमने भी, आरोग्य भारती ने भी नीति आयोग से चर्चा की। पैरेलली ऐसे ही 100 प्लूरोपैथ्स की सूची बनाई, उसी तरह से 4 भागों में डिवाइड किया, डे टू डे पैरेलल वेबिनार्स की, और 6 महीने के लगातार परिश्रम के बाद जनवरी 2021 में क्या सिस्टम बनना चाहिए, कैसे एजुकेशन होनी चाहिए, कैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी, रिसर्च वर्क कैसे होगा, पब्लिक हेल्थ में कैसे जाएंगे, इसका एक ड्राफ्ट नीति आयोग को सबमिट किया। और ध्यान में आया कि उस विषय पर काम हो रहा है अभी, उसके बारे में आज चर्चा भी शुरू हो गई है। जगह जगह पर इसके बारे में, जैसे यहाँ डिस्कशन हो रहा है, एम्स में भी डिस्कशन होता है। आज मॉडर्न मेडिसिन के मेडिकल कॉलेज जो जुड़े हुए हैं वे भी इस विषय में चर्चा करते हैं, रिसोर्स पर्सन्स को बुलाते हैं, सीनियर प्रोफेसर्स अध्ययन करके काम कर रहे हैं, इस पर अलग अलग सुझाव देते हैं, समस्याएं आती हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अर्थात आज यह विषय चर्चा में आ गया है। इतना ही नहीं, इसमें यहाँ मेडिकल के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं 2-3 चीज़ें और जोड़ देता हूँ कि 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों को का अर्थ ठीक प्रकार से समझना चाहिए। एक है इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी, दूसरा है होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, और तीसरा है इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम। ये तीनों देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन तीनों अलग अलग हैं। अगर एक स्ट्रीम से किसी रोगी का ट्रीटमेंट हो रहा है, हमने कोई दूसरी चीज जोड़ी, जैसे मैंने निम्हांस का दिया, एम्स का उदाहरण दिया, ये इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली, अय्या, वहाँ पर भी वो आयुर्वेद की स्ट्रीम के साथ आवश्यकता पड़ने पर एलोपैथी के जोड़ते हैं, वो भी इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी है। तो एक स्ट्रीम का ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरे का हमने सहायता ली, वो इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से लेकर क्यूरेटिव एस्पेक्ट, काउंसलिंग, ऐसे बाकी सारी चीज़ें जोड़ी, वो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है। और इसलिए ये दूसरा विषय है। तीसरा इंटीग्रेटेड, अर्थात पेशेंट को क्या चाहिए। एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स वो तय करता है कि इस पेशेंट की इमरजेंसी कहाँ कहाँ पर है, किस विषय में, वहाँ एलोपैथिक सिस्टम देना चाहिए। कहाँ पर हम आयुर्वेद ऐड कर सकते हैं, कहाँ पर हमको होम्योपैथी, आहार विहार, काउंसलिंग देना है, वो एक प्रोटोकॉल तैयार करता है। ये जो प्रोटोकॉल है ये इंटीग्रेटेड है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, नेचर एंड डिजीज ऑफ द पेशेंट, और इसलिए इंटीग्रेटेड को समझना चाहिए। पॉलिसी बनाना सरकार के लिए आसान है, लेकिन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना ये थोड़ा कठिन है, और थोड़ा नहीं बहुत कठिन है। और इस सिस्टम में तो और भी कठिन है कि जहाँ हर एक के अपने अपने ईगोज हैं। हर पद्धति का डॉक्टर सोचता मैं सर्वाधिक जानता हूँ। आरोग्य भारती पूरे देश में मेडिकल फ्रेटर्निटी के बीच में काम करती है। सब प्रकार के चिकित्सक मिलते हैं, साइंटिस्ट भी मिलते हैं, विद्यार्थी भी मिलते हैं, सामान्य व्यक्ति भी मिलता है अपने को। और हम अनुभव करते हैं कि हर व्यक्ति जो एक्सपर्ट है वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, वो पर्याप्त नहीं है, दूसरे भी कुछ है। यह जानने के लिए जब तक हम एक दूसरे के बारे में जानते नहीं, समझते नहीं, तब तक हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे सकते। और इसीलिए आज की आवश्यकता है कि हम हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानें। और इसलिए पहला चैलेंज है टर्मिनोलॉजी। हर पद्धति की टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। जैसे एलोपैथिक सिस्टम इंग्लिश में है, आयुर्वेद में जाएंगे संस्कृत मिलेगी, होम्योपैथी में जाएंगे कुछ जर्मन के शब्द मिलेंगे, यूनानी में कुछ उर्दू का टच है, सिद्धा में तमिल का टच है, सोवा रिंगपा में बोटी भाषा का टच है। तो ये अलग अलग पद्धतियाँ हैं,
लेकिन इनकी आत्मा लगभग एक समान है। अभी दिल्ली में 17, 18, 19 दिसंबर को WHO 2.0 ग्लोबल समिट हुई थी। उसमें उसका जो थीम थी, उसकी थीम ही यही थी, रेस्टोरिंग बैलेंस बिटवीन साइंस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। अर्थात जितने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है हमारे देश के बाहर भी, उनके साथ बैलेंस कैसे बैठाएं कि जो एक टर्मिनोलॉजी में आए और सबको समझ में आए। वहाँ एग्जीबिशन भी लगी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब वैलेडिक्टरी फंक्शन में गए थे, उन्होंने पहले बहुत लंबा समय लगाकर उस एग्जीबिशन को देखा। हम लोग भी वहाँ पर थे। हमारे ध्यान में आता था कि जैसे आयुर्वेद में त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, धातु, अग्नि, इनके बारे में बोलते हैं, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन के बारे में बोलते हैं, हर पद्धति में अलग अलग प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन है। वहाँ दिखाया था बराबर। अर्थात एक दूसरे के बारे में जानना, कॉमन टर्मिनोलॉजी बनाना, यह एक चैलेंज है। तीसरा जो एक्सपर्ट्स है, आज जो मिडिल क्या 15-20 वर्ष प्रैक्टिस करते हो गए, 35 वर्ष प्रैक्टिस करते हो गए, उनको अपनी पद्धति के एडवांसेस मालूम है, दूसरी पद्धति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। उनको स्वीकार कराना, यह भी एक दूसरा बड़ा चैलेंज है। तीसरा है कि जितनी इसकी चर्चा होगी समाज में, चिंतन, चर्चा, मंथन, संवाद, उतना ही लोगों को यह समझ में आएगा। मैं देखता हूं पिछले 5-6 वर्षों से पूरे देश में इसके बारे में चर्चा हो रही है। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट इसके बारे में चर्चा करते हैं, छोटे बड़े ग्रुप में चर्चा करते हैं, पॉलिसी मेकर्स चर्चा करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स चर्चा करते हैं। मैं हर प्लेटफॉर्म पर जाता हूं इस विषय को रखने के लिए, और मेरे ध्यान में आता है कि हर जगह इसके बारे में उत्सुकता भी है, अध्ययन भी कर रहे हैं, नए नए रिसोर्स पर्सन्स भी तैयार हो रहे हैं। और इसलिए इसको और पब्लिकली ले जाना, जिससे इसके बारे में समझ में आए। कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं, नीचे से भी कुछ सुझाव आते हैं। अभी पिछले दिनों जनवरी में और एक अच्छा काम हो गया इस बारे में। गोवा गवर्नमेंट ने अपना एक इंटरनेशनल एक्सपो किया। उन्होंने 4 लोगों की एक समिति बनाई, जिसमें एक वहाँ के आयुष के डायरेक्टर थे, एक हमारे जो टास्क फोर्स है नीति आयोग के, उसके वाइस चेयरमैन डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी थे, एक उत्तर प्रदेश सरकार के एक्स चीफ सेक्रेटरी वो भी थे, और एक साइंटिस्ट और थी महिला। उसमें आरोग्य भारती को भी जोड़ा उन्होंने। गोवा गवर्नमेंट ने उसके लिए एक प्रस्ताव पास किया कि हमारे राज्य में हम कैसा इंटीग्रेटेड मॉडल डेवलप करेंगे। इतना ही नहीं, अपने राज्य की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में लेकर के भी कुछ मॉडल्स उसमें दिए थे, और वैसा करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। तब हमारे ध्यान में आया कि हम अलग अलग राज्य सरकारों को भी अगर इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो इस दिशा में सोचने वाले व्यक्तियों की संख्या और बढ़ेगी। आरोग्य भारती भी इसमें एक मॉडल तैयार कर रही है। बेंगलुरु में जहाँ एयरपोर्ट है, उससे थोड़ा सा दूर, एक 30 मिनट की दूरी पर चिकबल्लापुर जिला पड़ता है वो, वहाँ पर मदनहल्ली गांव है। हमने एम विश्वेश्वरैया का नाम सुना होगा। एम मदनहल्ली उनका गांव का नाम है। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये उनका वहाँ इंस्टीट्यूट चलता है। पिछले दिनों, इन्हीं दिनों में मैं वहाँ गया था, इसी इंटीग्रेटेड सिस्टम पर बातचीत हुई। वहाँ की एपेक्स बॉडी बैठी थी, उनको अच्छा लगा। हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ थे। बाद में उन्होंने एक आपस में MOU करके पास के 4 गांवों को गोद लिया कि यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं। लगभग अभी अप्रैल में शुरू किया था काम, तो थोड़े समय के बाद 1 वर्ष होगा। अभी ध्यान में आता है, सर्वे भी हो गया, टीम भी खड़ी हो गई, प्रारंभिक कुछ कैंप्स भी हो गए, कुछ प्रशिक्षण भी लग गए, कुछ अवेयरनेस भी आ गई है। अवश्य कुछ समय के बाद दिखलाई पड़ेगा कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से कैसा एक मॉडल रहता है, उन 4 गांवों में दिखलाई पड़ेगा, उस हॉस्पिटल के चारों ओर हर एक को देखने के लिए रहेगा। अर्थात ये विषय ऐसा है कि इसको और समझें, टर्मिनोलॉजी को समझें और पेशेंट सेंट्रिक रहें, तो ध्यान में आएगा कि हम रिमोट एरियाज में भी अच्छी क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि हम जन जागरण भी कर रहे हैं। इसमें जन जागरण भी बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति को अपने स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है, ये भी करना चाहिए। एथिकल वैल्यूज है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ये स्थापित होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए,
विवाद खत्म हो सके। मजे की बात एक और है, सभी प्रकार के दवाओं का रिसोर्स या तो प्लांट है या तो एनिमल है। आप एलोपैथी में चले जाओ, आयुर्वेद में चले जाओ, होम्योपैथी में चले जाओ, सिद्धा में चले जाओ, सोवा रिंगपा में चले जाओ, यूनानी में चले, किसी में जाओ, हर एक का सोर्स ऑफ मेडिसिन आइदर प्लांट और एनिमल। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। डेंगू, वर्षा ऋतु आती है, डेंगू का प्रकोप पूरे देश में बढ़ जाता है अलग अलग। उसके सिम्टम दिखाई पड़ते हैं हमको, प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। क्या दवा देते जी उसमें? आयुर्वेद वाले होंगे पपीते के पत्ते का रस देते उसमें। एलोपैथी वाले क्या देते हैं? कैरीपिल दवा देते हैं। कैरीपिल की स्ट्रिप पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑफ कैरिका पपाया लीव्स। होम्योपैथी वाले क्या देते हैं? कैरिका पपाया उनके यहाँ दवा ही है, वो इसी के लिए ही है। सोर्स क्या है? वो पपीते के पत्ती का रस, वही सोर्स है उसका। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन है, स्वर्ण भस्म का प्रयोग है उसमें, और भी चीजें हैं। होम्योपैथी में भी स्वर्ण से बनी एक दवा है, वो दी जाती है उनको। अर्थात इम्यूनिटी बूस्टर के लिए उस तरह के पहलू हैं। तो नेचुरल रिसोर्स प्लांट और एनिमल कॉमन है, और इसलिए आज की आवश्यकता है कि हम इन विषयों पर चर्चा करें, रिमोट एरियाज तक पब्लिक का अवेयरनेस करके, जन जागरण करके हम स्वयं स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न करें। आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऐसे ही एक प्रयत्न है। और एक जानकारी देता हूं और अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले दिनों ध्यान करिए, केंद्र सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है जी? ऐसा ही है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिटेशन 21 दिसंबर, ऐसे ही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इसी दिशा में बढ़ने वाला कदम है। ओबेसिटी के खिलाफ जन जागरण, अभी आजकल देखिए हर चैनल पर कौन सिप्ला कंपनी की ओर से एक छोटा छोटा ओबेसिटी के खिलाफ, अलग अलग रोगों के खिलाफ जन जागरण आता है। हर चैनल पर स्वास्थ्य के बारे में आने लगा है। इतना ही नहीं तो एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों की 10% की कमी करना, यह प्रधानमंत्री जी स्वयं आग्रह करते हैं इसके बारे में। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऑयल बोर्ड, शुगर बोर्ड लगाना, ये उन्होंने अनिवार्य किया जगह जगह पर। अर्थात इस दिशा में अभी आगे बढ़ने लगे हैं। धीमे धीमे जितना ये जन जागरण होगा, लोग इसको समझेंगे, अध्ययन करेंगे, कुछ कुछ प्रयोग करेंगे, एक वायुमंडल बनेगा। तो स्वास्थ्य सेवाएं एक्सेसिबल भी होंगी, अफोर्डेबल भी होंगी, रिमोट एरियाज में भी जाएंगे और हम शहरों में भी रहेंगे। मेडिकल कॉस्ट भी कम होगी, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो भी ठीक होगा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। मुझे लगता है इस दिशा में सोचें, विचार करें, अध्ययन करें, कुछ कुछ अभ्यास करें। इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।